ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। बिलासपुर पुलिस ने अवैध नशे के कारोबार और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले अंतर्राज्य गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मिनी बस्ती क्षेत्र से शुरू हुई यह कार्रवाई भोपाल तक पहुंची, जहां से मुख्य सप्लायर को दबोचा गया। पुलिस ने इस कार्रवाई को संगठित अपराध के नेटवर्क पर सीधा प्रहार बताया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने थाना सिविल लाइन क्षेत्र के मिनी बस्ती में रेड और सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान आरोपी स्वराज कुर्रे को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से करीब 1100 नग प्रतिबंधित नशीली टैबलेट नाइट्राजेपाम बरामद की गई। तलाशी के दौरान उसके पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल, मैगजीन और 20 जिंदा कारतूस भी मिले। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की। पूछताछ में खुलासा हुआ कि अवैध हथियारों की सप्लाई भोपाल निवासी धीरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा की जा रही थी, जो पहले भी बिलासपुर में हथियार सप्लाई के मामलों में संलिप्त रह चुका है और फरार चल रहा था। सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक और विशेष टीम गठित कर भोपाल रवाना की गई। स्थानीय इनपुट के आधार पर पुलिस ने आरोपी धीरेन्द्र सिंह तोमर को गिरफ्तार कर उसके पास एक पिस्टल और 2 मैगजीन बरामद की। इस कार्रवाई से अंतरराज्य हथियार सप्लाई नेटवर्क की अहम कड़ी टूटने की बात कही जा रही है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी धीरेन्द्र तोमर की पुलिस रिमांड लेकर गिरोह से जुड़े अन्य सप्लायरों और सहयोगियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। मिनी बस्ती में लगातार नशे में जो टेबलेट बेचने की सूचना मिल रही थी, तो इसमें एक जो संदेहित है स्वराज कुर्रे, उसके घर में पुलिस की संयुक्त टीम सीएसपी सिविल लाइन निमितेश सिंह के नेतृत्व में रेड किया। तो वहाँ पे उसके पास हमको प्रतिबंधित 1100 नग नाइट्रा टेबलेट मिला, जिसका यूज़ नशे में किया जाता है। साथ ही उसके पास एक पिस्टल, 3 मैगजीन और 20 कारतूस भी मिले थे। तो उसमें आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट में और एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करके उसका अरेस्ट किया गया तथा उससे पूछताछ की गई। तो वो जो हथियार है भोपाल से धीरेन्द्र सिंह तोमर के पास से लाना बताया था। तत्काल यहाँ से हम लोगों ने टीम गठित करके भोपाल टीम भेजा था और वहाँ पे धीरेन्द्र सिंह तोमर को अरेस्ट किया गया है। उसके पास से भी 2 मैगजीन और एक पिस्टल बरामद हुई थी। उसे भी आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में शामिल और भी अन्य लोग जिनसे दवाओं की सप्लाई होती थी या आर्म्स की सप्लाई होती थी, उनके बारे में पतासाजी की जा रही है। शीघ्र ही इनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रकरण में केवल गिरफ्तारी तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रहेगी। आरोपियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही वैधानिक जब्ती कर आर्थिक प्रहार किया जाएगा। बिलासपुर पुलिस की इस कार्रवाई को नशा और अवैध हथियारों के खिलाफ निर्णायक कदम माना जा रहा है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। बीजापुर जिले के थाना तर्रेम क्षेत्रांतर्गत जंगल पहाड़ी इलाके में गुरुवार को सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक सशस्त्र माओवादी ढेर हो गया। मुठभेड़ स्थल से स्वचालित हथियार, विस्फोटक एवं माओवादी सामग्री बरामद की गई है। दक्षिण बस्तर डिवीजन के डीवीसीएम उधम सिंह एवं अन्य सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी बीजापुर और कोबरा की संयुक्त टीम सर्च ऑपरेशन पर रवाना हुई थी। अभियान के दौरान 5 फरवरी की सुबह करीब 7 बजे से दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग होती रही। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग के दौरान डीवीसीएम उधम सिंह का शव बरामद किया गया। उस पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। मृत माओवादी उधम सिंह प्लाटून नंबर 30 का इंचार्ज था और वर्ष 2002-3 में संगठन से जुड़ा था। वह छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा क्षेत्र में सक्रिय रहा और उसके खिलाफ बीजापुर जिले के विभिन्न थानों में 9 आपराधिक मामले दर्ज है। मुठभेड़ स्थल से एक AK-47 राइफल, 2 मैगजीन, 28 राउंड विस्फोटक सामग्री, वायरलेस सेट, मोबाइल फोन सहित अन्य नक्सली सामान जब्त किया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि माओवादी विरोधी अभियानों में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। नवा रायपुर के रेलवे ट्रैक के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान जयलाल मांझी के रूप में हुई है, जो उड़ीसा के नुआपाड़ा जिले का निवासी था। बताया जा रहा है कि जयलाल रेलवे की परीक्षा देने के लिए नवा रायपुर आया हुआ था। युवक का शव सीबीडी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक के किनारे संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने शव देखे जाने की सूचना तुरंत पुलिस को दी। मौके पर पहुंची अभनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल युवक की मौत को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। पुलिस इस मामले को हत्या और हादसा दोनों ही एंगल से जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में किसी स्पष्ट चोट या संघर्ष के निशान
को लेकर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि मृतक परीक्षा के बाद कहां गया था और उसके साथ आखिरी बार किसने देखा था। अभनपुर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। वहीं इस घटना से मृतक के परिजनों में शोक का माहौल है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कॉल डिटेल्स खंगाल रही है ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। राजधानी रायपुर के मांढर धरसीवा जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत टिकारी में सरपंच चंद्रकांत वर्मा पर हमले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस द्वारा 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दूसरे पक्ष के परिजन और समर्थकों ने विधानसभा थाना का घेराव कर प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरपंच पद का दुरुपयोग कर सत्ता के दबाव में एक तरफा एफआईआर दर्ज कराई गई और वास्तविक तथ्यों की अनदेखी की गई। दूसरे पक्ष का आरोप है कि मड़ाई मेला के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान विवाद की शुरुआत सरपंच द्वारा बुलाए गए लोगों ने की थी और स्वयं सरपंच व उनके साथियों ने भी मारपीट की। यह पूरी घटना थाना परिसर के सामने हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने का दावा किया गया, लेकिन पुलिस द्वारा फुटेज देने से इंकार किया जा रहा है। परिजनों का यह भी कहना है कि रात में नेटवर्क समस्या का हवाला देकर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, जिससे उन्हें मजबूरन थाने का घेराव करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि परिस्थितियों के विपरीत गंभीर धारा 307 हत्या का प्रयास जोड़ी गई और जिनका विवाद से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें भी पुरानी रंजिश के चलते नामजद कर जेल भेज दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच और न्याय नहीं मिला तो मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा। यहाँ थाना आरी से अपन दर्ज करवाए बर है ना, तो ओ मन ना जस्ट ओ मन उतरी से ओकर मन ऊपर हाथापाई करी से मोर लड़का ला मारे है और मोर लड़का मारी से फिर वो बेहोश होके गिर गए। ओ गिरी से ओकर बाद ओला पूरा पैर में मारे है, ओकर मुंह डाले ब्लड निकले, आंख में पूरा ब्लड जम गए है और पूरा हाथ पैर भी ओकर छिला गए है। ओकर दोस्त ओकर ऊपर सोई से तो मोर बच्चे बचे है, नहीं तो फिर बच्चा वो दिन का होतीस तो समझ नहीं आतीस। अक्का बड़ थाना में सीसीटीवी कैमरा लगे है, वो कैमरा के फुटेज चाहिए हमला। और जो अगला पार्टी है ना ओकर ऊपर एक तरफा मतलब चलत है, ओकर यह है हाथापाई है, मतलब जो भी चलत है ओकर सुनवाई है। और ये जो यहाँ प्रशासन बैठे है ना ओकर मन के आँख में पट्टी लगे है। ग्राम पंचायत टेकारी में 30 तारीख को मड़ाई मेला हुआ था। मड़ाई मेला में कार्यक्रम अच्छे से चल रहा था। फिर 4:30 बजे सरपंच कुछ बाहर के आदमी लाए थे जिसको वॉलंटियर बना के रखे थे। उनके द्वारा गांव के नागरिकों को, जो वहां के लड़के थे, उनको बार बार टॉर्चर कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे। लड़के शांत थे। लास्ट तक उनके ऊपर जाके इनके जो बाहर के आदमी आए थे उन लोग धक्का मुक्की किए, मारपीट किए, तब जाके उन्होंने इनके ऊपर हाथ उठाया और मारपीट दोनों तरफ से हुआ। लड़ाई झगड़ा होने के बाद सरपंच बीच बचाव के लिए गया था तो उसको चोट लगी है। अब चोट लगी है तो केस करवाने के लिए, इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के यहाँ गए। उसके बाद आए थे उन लोग थाना। फिर जो दूसरा पीड़ित था वो भी आए थे थाना, उसको थाना के सामने सीसीटीवी के सामने यहाँ मारा गया, जिसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया था। लड़के लोग शिकायत करने आए थे, उनका आवेदन लिए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई एफआईआर नहीं हुआ। ग्राम टेकारी में हुए घटना में सरपंच चंद्रकांत वर्मा की ओर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा भी आवेदन दिया गया है, उसमें सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो भी है इनके द्वारा जो शिकायत किया गया है उसको अवलोकन किया जाकर वैधानिक कार्रवाई किया जाएगी। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने अवैध और तथाकथित शिकायतों के आधार पर सराफा व्यापारियों पर की जा रही पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल सोनी ने इस संबंध में बिलासपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर बिना विस्तृत जांच के दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि ऐसे मामलों में व्यापारिक दृष्टिकोण से तथ्यात्मक जांच बेहद जरूरी है। बिलासपुर शहर के कई सराफा व्यापारी अपने परिचित उपभोक्ताओं को सोने चांदी के आभूषण गिरवी रखकर ऋण प्रदान करते हैं, जो पूरी तरह एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। तय समय अवधि में यदि लेन देन ऋण और ब्याज नहीं चुकाता तो नियमों के अनुसार गिरवी रखे गए आभूषण व्यापारी की संपत्ति माने जाते हैं। इसके बावजूद कुछ मामलों में लेनदार पुराने मामलों को दोबारा उठाकर पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि सोने की कीमतों में हालिया तेज बढ़ोतरी के कारण कुछ लोग अनुचित आर्थिक लाभ की नीयत से व्यापारियों पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे मामलों में झूठी और भ्रामक शिकायतें दर्ज कराकर पुलिस को गुमराह किया जा रहा है, जिससे निर्दोष सराफा व्यापारियों को मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। हाल के दिनों में बिलासपुर के कुछ ज्वेलर्स के खिलाफ इसी तरह की शिकायतें सामने आने का भी उल्लेख किया गया है। छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने मांग की है कि किसी भी शिकायत पर कार्रवाई से पहले उसकी गहन और निष्पक्ष जांच की जाए तथा यह देखा जाए कि क्या लेनदार ने निर्धारित अवधि के भीतर ऋण चुकाने का प्रयास किया था या नहीं। सराफा एसोसिएशन में जो आप बार बार मिलते थे कि सोने का भाव बढ़ रहा है, क्या फर्क आ रहा है बाजार में,
तो एक अव्यावहारिक तौर पे एक बहुत बड़ा विषय ये है कि अमूमन ट्रेडिशनल बिजनेस होता है कि जो सराफा से व्यवसायी से ग्राहक सामान लेता है मध्यम वर्ग की 20-30-40-50 हज़ार का, वही ज़रूरत पड़ने पर उसी सराफा के पास गिरवी रखता है। तो एक ऐसा व्यवहार और संबंध सालों से वर्षों से चला आ रहा है। अभी ये देखा जा रहा है कि जब वो 50 हज़ार का रखता है और लगभग 60 हज़ार की कीमत का जेवर रखता है, तो साल 2 साल में 10 हज़ार से ऊपर का ब्याज हो जाता है। वो अमूमन फिर आता नहीं छुटाने। जब कीमत मूल रकम से बढ़ जाती है, वो आना छोड़ देता है। वो जानता है मेरा सामान के बराबर ज़्यादा कीमत लगेगी छुटाने से, तो वो एक प्रकार से मुंह मोड़ लेता है। ऐसा मान लिया जाता है। 2-3 साल हम इंतज़ार करते हैं, कीमत जब ज़्यादा हो जाती है ब्याज की, तो हम उस सामान को अपने उपयोग में लाके उसको पूर्ति करते हैं और उस समय भी हम लॉस में खाते हैं। लेकिन चूंकि जिस तरीके से तेज़ी से भाव बढ़ा है पूरे बाज़ार में, तो 5 साल बाद भी लोग आ रहे हैं कि मेरा सामान दीजिए। उसको पता है कि आज मैं ब्याज भी दूंगा तो कुछ 2-4-5-10 हज़ार मुझे ज़्यादा मिल जाएगा। तो उस लालच में व्यवहारिक तौर पे उसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वो थाने में जाके आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के व्यापारियों को नाम लगाता है। तो आज हमने कलेक्टर साहब, एसपी साहब से निवेदन किया है कि ऐसे किसी भी विषय में बहुत सूक्ष्म जांच करें। जरूरत पड़े तो सिविल सोसाइटी से किसी व्यापारी संगठन को साथ में बैठा के दोनों की समस्या को समझें और जो निर्णय जो न्यूट्रल बिजनेसमैन करेगा उसको हम स्वीकार करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत तुमसर स्टेशन पर रेलवे परिचालन को अधिक सुरक्षित, सुचारू और दक्ष बनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्य किए जा रहे हैं। राजनांदगांव कलमना तीसरी रेल लाइन परियोजना के तहत तुमसर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग को एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे इस व्यस्त रेल खंड की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। 228 किलोमीटर लंबी राजनांदगांव कलमना तीसरी रेल लाइन परियोजना को वर्ष 2015-16 में मंजूरी मिली थी। लगभग 3,544 करोड़ रुपए की लागत से विकसित इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 217 किलोमीटर तीसरी लाइन का कमीशनिंग कार्य पूरा किया जा चुका है। परियोजना के पूर्ण होने पर ट्रेनों की आवाजाही, समयबद्धता और माल यातायात में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। तुमसर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के तहत प्री नॉन इंटरलॉकिंग और उससे जुड़े तकनीकी कार्य चरणबद्ध तरीके से किए जा रहे हैं। रिमॉडलिंग के बाद यार्ड में कुल 10 रेल लाइनें और 192 रूट उपलब्ध होंगे। साथ ही अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली लागू होने से परिचालन की विश्वसनीयता और सुरक्षा स्तर में बढ़ोतरी होगी और कार्य के पूरे होने से नागपुर दुर्ग रेलखंड पर तीसरी लाइन को थ्रू लाइन के रूप में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे ट्रेनों की रफ्तार और समय पालन बेहतर होगा। स्टेबलिंग लाइन, बे लाइन, साइडिंग और शंटिंग नेक के विस्तार से माल गोदाम संचालन भी अधिक प्रभावी होगा। कुल मिलाकर यह परियोजना तुमसर स्टेशन को एक आधुनिक और सक्षम रेलवे जंक्शन के रूप में स्थापित करने का दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगी। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बिलासपुर इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस में अब अत्याधुनिक LHB कोच शामिल किए जा रहे हैं, जिससे यात्रियों को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा मिलेगी। रेलवे प्रशासन यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए लगातार पुराने पारंपरिक कोचों की जगह नई तकनीक वाले LHB कोचों को शामिल कर रहा है। इसी क्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत संचालित गाड़ी संख्या 18234, 18233 नर्मदा एक्सप्रेस को LHB कोचों से लैस किया जा रहा है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार यह ट्रेन बिलासपुर से 30 मार्च 2026 से और इंदौर से 31 मार्च 2026 से LHB कोचों के साथ संचालित होगी। LHB कोचों के जुड़ने से यात्रियों को बेहतर सस्पेंशन, कम झटके और अधिक आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। साथ ही ये कोच दुर्घटना की स्थिति में अधिक सुरक्षित माने जाते हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा का स्तर काफी बढ़ जाता है। रेलवे प्रशासन के अनुसार LHB कोचों के कारण सीटों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे अधिक यात्रियों को कंफर्म बर्थ मिलने की संभावना बढ़ेगी। यह पहल यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव उपलब्ध कराने की दिशा में रेलवे की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। खेलों के माध्यम से सामाजिक एकता को मजबूत करने और युवाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न समाजों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में यादव समाज द्वारा यादव प्रीमियर लीग का आयोजन 4 फरवरी से 14 फरवरी तक SBR कॉलेज ग्राउंड में किया जा रहा है। प्रतियोगिता के पहले दिन भव्य शुभारंभ समारोह आयोजित हुआ, जिसमें तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। शुभारंभ अवसर पर विधायक धर्मजीत सिंह ने आयोजन समिति और यादव समाज को इस सफल पहल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के खेल आयोजन न केवल समाज को
एकजुट रखते हैं बल्कि युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने और आगे बढ़ने का मंच भी प्रदान करते हैं। खेलों से अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, जो युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने समाज के लोगों से क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों को भी इसी तरह बढ़ावा देने का आह्वान किया ताकि अधिक से अधिक युवा खेल गतिविधियों से जुड़ सके। यादव प्रीमियर लीग में यादव समाज की कुल 16 टीमें भाग ले रही है, जिनके बीच रोमांचक मुकाबलों के साथ प्रतियोगिता संपन्न होगी। आयोजन को लेकर खिलाड़ियों और दर्शकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यादव समाज के सभी युवकों ने भव्य आयोजन किया है। यादव बहुत सी टीमें यादव समाज के ग्रुप के द्वारा उतारी जा रही हैं और इसमें सब एक से एक होनहार लड़के उतर रहे हैं। मैं अभी पढ़ा भी हूँ नाम, 15-20 टीमें उतर रही हैं और इसके माध्यम से हमारे यादव समाज की जो क्रिकेट की प्रतिभा है वो सामने आएगी और इसी तरह से इनके सामाजिक संगठन में भी मजबूती आएगी। इस प्रकार का आयोजन करना चाहिए, ये समाज के लिए, देश के लिए और शहर के हित में है। इस आयोजन की सफलता की मैं कामना करता हूँ। जैसे कि यह आयोजन की गरिमा आप देख रहे हैं कि पहले दिन से ही दर्शक मैदान पर मैच देखने आ रहे हैं। नहीं तो देखा जाता है कि कभी कभी आजकल टेनिस बॉल में थोड़ी सी लोकप्रियता गिरी हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं पहला दिन है, अच्छी खासे में दर्शक आए हुए हैं। आज हमारा उद्घाटन मैच कृष्णा 11 और जगन्नाथ 11 के बीच खेला जा रहा है और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार से यादव समाज ही नहीं, अन्य समाज का भी आयोजन अच्छे से होता रहे और खिलाड़ी समाजों से चुन कर आए, वो अपने नगर का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का नाम गौरवान्वित कर सके। दोनों सलामी बल्लेबाज इस वक्त जगन्नाथ के कड़ी से कड़ी परीक्षा ले रहे हैं। कृष्णा के सभी गेंदबाजों का निश्चित रूप से कृष्णा के गेंदबाजों को शानदार एवं अच्छी लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता है, जिससे 56 रनों के लक्ष्य का बचाव किया जा सके और सामने प्रहारक चोट पर बाएं हाथ के विध्वंसक बल्लेबाज। पिछले दिनों प्रयास एकेडमी बिलासपुर द्वारा प्रयास स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ भर से लगभग 38,000 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। गुरुवार को परीक्षा परिणाम जारी करते हुए संस्था ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों की जानकारी साझा की। प्रयास एकेडमी प्रबंधन के अनुसार अब तक पूरे छत्तीसगढ़ में संस्था से पढ़कर 1200 से अधिक छात्र इंजीनियर बने हैं। वहीं 300 से अधिक विद्यार्थियों ने सिविल सर्विसेज में सफलता हासिल कर राज्य और देश का नाम रोशन किया है। यह परिणाम एकेडमी की मजबूत शिक्षण प्रणाली और अनुभवी स्टाफ की मेहनत का प्रमाण है। प्रयास एकेडमी को एक समर्पित शैक्षणिक संस्था के रूप में जाना जाता है, जिसका उद्देश्य कर्तव्यनिष्ठ स्टाफ के माध्यम से युवाओं को एक विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए तैयार करना है। एकेडमी ने नई शिक्षा प्रणाली विकसित की है, जिसके तहत छात्रों को शुरुआती कक्षाओं से ही अपने लक्ष्य की दिशा में मार्गदर्शन दिया जाता है। मेडिकल, इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए यहाँ राजस्थान के कोटा और दिल्ली जैसी समग्र शैक्षणिक व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। साथ ही प्रयास एकेडमी सेवा समिति द्वारा 210 सीटों पर निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की गई है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मिला है। ऐसी संस्था है जो कि कर्तव्यनिष्ठ स्टाफ के द्वारा विकसित राष्ट्र के निर्माण में युवाओं को, छात्र छात्राओं को कृत संकल्पित है। प्रयास संस्था के द्वारा हमारा जो है स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट का संचालन किया जाता है, जिसमें हम चाहते हैं कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो आर्थिक तंगी में ना आए। इसी का उद्देश्य है कि हम पूरे छत्तीसगढ़ में जो है ये आयोजन स्कॉलरशिप टेस्ट का करते हैं। जैसा कि सर लोगों ने बताया कि पूरे छत्तीसगढ़ से जो है इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 38,542 बच्चे शामिल हुए थे पूरे छत्तीसगढ़ में। और जो इसका परीक्षा परिणाम आज जो है घोषित किया गया, जहां माही गुप्ता ने पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान प्राप्त की है और द्वितीय स्थान पर आराध्या साहू है और तृतीय स्थान पर अनन्या नारंग और चतुर्थ स्थान पर अर्पित क्रिकेटा है। प्रयास संस्था बहुत स्वदेशी और बहुत दूरगामी संस्था है और ये बिलासपुर से बहुत पुरानी संस्था और ये बहुत हम शुरू से ये प्रथा चलित करते आ रहे हैं कि हम एग्ज़ाम लेते हैं पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे छत्तीसगढ़ से समग्र बच्चे हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार हमने कोने कोने से, चाहे चिरमिरी हो, बलरामपुर हो, बस्तर हो, पेंड्रा हो, हर जगह से बच्चे हमारे यहाँ सम्मिलित हुए हैं और बढ़ चढ़ कर भाग लिए हैं। हर साल की भांति इस साल भी हमारी प्रयास संस्था के द्वारा स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन किया गया था। इसमें हमारे पूरे छत्तीसगढ़ से 38,542 छात्रों ने यहाँ पर इसमें भागीदारी की और हमारा इस जो प्रयास के द्वारा जो ये परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हमारा इस प्रयास संस्था का रिजल्ट 100% आया है। इसके लिए मैं पुनः एक बार फिर से आप लोग को बधाई देती हूँ। सभी बच्चों को, जिन बच्चों ने प्रयास स्कॉलरशिप
2026-2027 में पार्टिसिपेट किया, उन बच्चों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बिलासपुर शहर को खेल और फिटनेस के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। शहर में एक अत्याधुनिक और सर्व सुविधा युक्त इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स सेंटर का भव्य उद्घाटन छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के हाथों संपन्न हुआ। यह स्पोर्ट्स सेंटर मुंगेली नाका संजय तरण पुष्कर के पीछे स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया गया है। उद्घाटन अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि इस तरह के आधुनिक स्पोर्ट्स सेंटर युवाओं को बेहतर संसाधन और सही मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और यह बिलासपुर के लिए गर्व का विषय है। अभी की स्पोर्ट्स का शुभारंभ हुआ है। अत्याधुनिक मशीनों के साथ चिकित्सकों की एक पूरी टीम खेल के दौरान खिलाड़ियों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने का, खिलाड़ियों की योग्यता, क्षमता, शारीरिक मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर कौन सा खेल उनके लिए उपयुक्त है, उनको होने वाली इंजरी को ठीक करने का काम, एक तरह से ये रिहैब सेंटर के रूप में ये यूनिक अभी के स्पोर्ट्स सेंटर का शुभारंभ हुआ है। निश्चित रूप से ये बिलासपुर के लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे खेल और खिलाड़ियों को बड़ा लाभ होगा। सभी को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। इस स्पोर्ट्स सेंटर की खास बात यह है कि इसे पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। यह केवल एक सामान्य जिम नहीं बल्कि एक कंप्लीट स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सेंटर के रूप में काम करेगा, जहां खिलाड़ियों के समग्र विकास पर फोकस किया जाएगा। सेंटर में खिलाड़ियों के लिए फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन यूनिट, अत्याधुनिक मशीनों से लैस जिम, ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स साइंस आधारित न्यूट्रिशन और डाइट प्लान, साथ ही इंजरी रिकवरी और परफॉर्मेंस सुधार से जुड़ी विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। सर, पहली बात तो ये जो है जनरल जिम नहीं है ना, हमने जो है ये स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर डाला है। ये जो है सेंट्रल इंडिया का पहला एक ऐसा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर है जिसमें आम आदमी के साथ साथ जो है जितने भी प्लेयर्स हमारे छत्तीसगढ़ में जो है जो इंजरी से जूझ रहे हैं या जिनका परफॉर्मेंस एनहेंस नहीं हो पा रहा है, ये स्पेशली उनके लिए समर्पित एक सेंटर है जिसमें हम उनको हर एक फैसिलिटी जो NCOE दे रहा है और जो है इंटरनेशनल और नेशनल जो प्लेयर रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो होते हैं वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें 3D मोशन एनालिसिस है, जंप टेस्टिंग है, आपका SPA टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स है, एक हमारे खुद के प्रोटोकॉल्स हैं जो कि चोट को जो है लगने के बाद उसको सर्जरी से लेकर जो है उनको ऑन फील्ड 100% परफॉर्मेंस देने तक के लिए जो है समर्पित किया गया एक स्टेज है। ये टेली कंसल्टेशन से होगा सर, जो जैसे आनंद जोशी सर हैं, मनीत अरोरा सर हैं, ठीक है, इन लोगों से जो है हम फ़ोन के थ्रू जो है और वीडियो कॉल के थ्रू जो है पहले इनका असेसमेंट करवाएंगे और फिर उनके जो है जो उनका रेफरल होगा उसके हिसाब से हम आगे प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर अविनाश जायसवाल ने मीडिया को बताया कि इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य खिलाड़ियों को सुरक्षित, वैज्ञानिक और प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना है ताकि वे बिना चोट के अपने प्रदर्शन को लगातार बेहतर बना सके। उन्होंने कहा कि यहां युवा खिलाड़ियों से लेकर प्रोफेशनल एथलीट्स तक के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। हम लोग का अभी स्पोर्ट्स हेल्थ एंड फिटनेस का हमारा जो परफॉर्मेंस सेंटर है, ये हमारा हाई स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट है जो सेंट्रल इंडिया का पहला है। ऐसी सर्विसेज यहाँ पे लोकल छत्तीसगढ़ और सेंट्रल इंडिया में स्पोर्ट्स एथलीट को प्रोवाइड नहीं हो पा रही। उनको या तो फिजियो कंसल्टेंट मिल रहे हैं या तो जिम की सर्विस मिल रही है। तो हमने एक रूफ के अंडर, एक अम्ब्रेला के अंडर हमने इन सारी चीज़ों को लेके आए। हमारे जो विजन और फाउंडर हैं डॉक्टर अविनाश जायसवाल, वो 18 साल का एक्सपीरियंस है। उनका ही विजन था कि एक एथलीट के पास एक सेफ एनवायरनमेंट हो जहाँ पे वो अपने आप को नर्चर कर सके, बढ़ सके। उद्घाटन समारोह में उप मुख्यमंत्री बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला, निगम कमिश्नर प्रकाश सर्वे और बड़ी संख्या में
खेल प्रेमी, युवा वर्ग, फिटनेस एक्सपर्ट्स और शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस स्पोर्ट्स सेंटर के शुरू होने से बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों के खिलाड़ियों को अब बेहतर प्रशिक्षण के लिए बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का बड़ा मंच मिलेगा। जी न्यूज़ के लिए प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। तो यह थी इस बुलेटिन खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।